प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमल इकोलॉजी लेक्चर 126 और जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज है। इसमें हम अभी तक ग्लोबल वार्मिंग को डिस्कस कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की कॉजेज़ क्या हैं? ग्रीन हाउस गैसेज़ जो हैं वो इंक्रीज़ करती हैं जो है अर्थ का टेम्परेचर, और जो ग्रीन हाउस गैसेज़ हैं इनकी जो इंक्रीज़ है इट इज़ बिकॉज़ ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी। डिफ़ॉरेस्टेशन यानी जंगलात का कट जाना, जंगलात का ख़त्म हो जाना, उनको जो है वो बेदरेक दरख्तों का काट देना, वो जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह है। बहुत से जो फर्टिलाइज़र्स जो हम यूज़ करते हैं, उसकी वजह से ज़मीन के अंदर जो माइक्रोब्स हैं, उसकी जो एक माइक्रो जो पाना होता है, वो जो है वो चेंज हो जाता है। तो वो ज़मीन जो है उसकी क्रॉप को जो उगाने की सलाहियत होती है, वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो कम हो जाती है। तो वो बंजर जो है वो हो सकती है, उसमें सैलिनिटी हो सकती है, उसमें वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। तो जो ज़मीन नाकाबिले काश्त हो जाएगी जहाँ पे, तो वहाँ पे भी आप कोई ग्रीन जो है वो पौधे नहीं उगा सकेंगे। तो पौधों की कमी जो है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की जो फ़िज़ा में मौजूदगी है उसमें के इंक्रीज़ का बायस बनेगी, क्योंकि यही पौधे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं और जो है वो फ़ोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं, उसकी मिकदार को कम करने में जो है वो मददगार होते हैं। इसी तरह बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स जो हैं वो ग्लोबल वार्मिंग की कॉज़ेज़ है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इसकी जो है वो कॉज़ है। इस जो है वो पिक्चर में आपको एक जो है वो अ, न पाई चार्ट जो है वो नज़र आ रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं मुख्तलिफ जो है वो ग्लोबल वार्मिंग में जो है वो मुख्तलिफ फैक्टर्स जो हैं वो कितने परसेंट जो है वो अपना हिस्सा डालते हैं। यानी कि कौन-कौन से ऐसे जगह हैं जिनको या कौन-कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको कम किया जा सकता है और ग्लोबल वार्मिंग को जो है वो किसी हद तक जो है वो रोका जा सकता है। उसमें हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट प्रोडक्शन जो है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके लिए जो हम पावर प्लांट्स चलाते हैं वो 25% जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह बन रहा है। एग्रीकल्चर में और जो डिफ़ॉरेस्टेशन है या लैंड का जो मिसयूज़ है 24% है। बिल्डिंग्स जो हम बना रहे हैं 6% है। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो 14% है। इंडस्ट्री जो है वो अगेन 21% है। और इसके अलावा बहुत सारे और एनर्जी के सोर्सेज़ जो हैं वो 10% है। तो इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी, एग्रीकल्चर या डिफ़ॉरेस्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्री, ये वो मेन जो है वो कॉजेज़ में आ गया, मेन कंट्रीब्यूटर्स में आ गया जो कि ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं। अब एक सवाल ये है कि व्हाई डू साइंटिस्ट थिंक दैट करंट वार्मिंग इज़न्ट नेचुरल? कि जो है, ये आज की ग्लोबल वार्मिंग हमें नज़र आ रही है, जो अर्थ का टेम्परेचर जो बढ़ गया है, ये नेचुरल नहीं है। और अगर जो है वो हम जो कुरे अर्ज़ की हिस्ट्री को देखें, तो वो डेफ़िनेटली हमें बड़ा वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। वो वक़्त जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है, जब से इंडस्ट्री लगना स्टार्ट हुई है, उस वक़्त से जो अर्थ का क्लाइमेट है वो आहिस्ता-आहिस्ता चेंज होना शुरू हुआ है, क्योंकि बहुत सारी नेचुरल कॉज़ेज़ हैं जो कि इंसान ने जो है अपनी एक्टिविटी की वजह से जो है वो नेचर के जो प्रोसेसेस हैं उसमें इंटरफेयर किया है और उसको जो है वो एनवायरनमेंट को डैमेज करना शुरू किया है। ये ये जो नेचुरल कॉज़ेज़ हैं, ये अपनी जो है वो अ, मतलब पार्ट अपना प्ले कर रही हैं और इनका इन्फ्लुएंस भी है, चाहे ये थोड़ा है, लेकिन ये आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ता चला जा रहा है। और अब जो है वो कुछ जो रीसेंट डेकेड्स हैं उसमें ये जो है एक स्पीड के साथ जो है वो गैसेस के इमिशन की वजह से जो है वार्मिंग और टेम्परेचर का राइज़ होना जो है वो अनएक्सपेक्टेड जो है वो हो गया है और वो अनएक्सपेक्टेड तरीके से जो है वो राइज़ हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब तक इंसान ने जो है वो एनवायरनमेंट को, इस इकोसिस्टम को जो है उसके नेचुरल प्रोसेसेस में इंटरफेयर नहीं किया, तब तक जो है पूरा अर्ज़ या ज़मीन इंसान के रहने के लिए बेहतरीन जगह थी। लेकिन फिर अब वो अपनी सहूलियात के लिए जो है वो इन नेचुरल प्रोसेसेस जो है उसमें इंटरप्शन करके जो है वो अपनी सहूलत जो है वो हासिल करके जो एनवायरनमेंट है उसको डिग्रेड करे, यानी कि अपनी आसाइश के लिए उसकी कीमत जो है वो अपनी ही एनवायरनमेंट को डिग्रेड करके जो है वो चुका रहा है।
फिर सवाल ये है कि हाउ मच मोर विल अर्थ वार्म, और कितनी जो है वो ज़मीन जो है वो अगले चंद सालों में जो है वो अ, उसका टेम्परेचर राइज़ होगा। तो हम जो देख सकते हैं, जो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो हमें करंट सिनेरियो नज़र आता है, उसमें एवरेज सरफेस टेम्परेचर जो है, वो तकरीबन 2 डिग्री से 6 डिग्री जो है जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है बाय द एंड ऑफ 21st सेंचुरी। तो अब ये हम 21st सेंचुरी में दाखिल हो चुके हैं, तो 6 डिग्री राइज़ होने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इस तरह जो है वो आप देखें, कार्बन डाइऑक्साइड जो है अगर वो 1100 पीपीएम जो है वो हवा में पाई जाए, तो सी लेवल का जो यानी कि जो पानी का इंक्रीज़ है वो अबाउट 200 सेंटीमीटर पर जो है 78.7 इंचेस जो होता है, हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो ग्रीन हाउस जो गैसेज़ हैं, वो डिपेंड करती हैं जो है वो सी लेवल को जो है उसकी राइज़ को जो है वो इफ़ेक्ट करती हैं। और इस तरह जो ग्रीनलैंड और एंटार्कटिका की जो आइस शीट है, उसकी जो मेल्टिंग है और प्लस ग्रीन हाउस गैसेज़ का जो इफ़ेक्ट है, वो मिल के कितने इंच जो है वो समंदर को ऊँचा कर सकता है, वो भी हम प्रेडिक्ट जो है वो कर सकते हैं। इस के अंदर आप देख सकते हैं, एक हमने जो है वो ग्राफ शो किया है और दूसरी तरफ कॉज़ेज़ जो हैं वो ग्लोबल वार्मिंग की शो की है। उसमें हमने पॉल्यूशन है जिसमें नेचुरल गैस है, ऑयल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एरोप्लेन से निकल रही है। हमने कभी सोचा भी नहीं है कि जो है वो फ़िज़ा में कोई सड़क नहीं बनी हुई, तो वहाँ पे जो जहाज़ इतने जाते हैं, हमारी ट्रांसपोर्टेशन इतनी जो है वो ईज़ी हो गई है। एक मुल्क से दूसरे मुल्क सफ़र करना जो है वो घंटों का काम जो है वो रह गया। तो उस हवाई जहाज़ से निकलने वाली जो गैस है, वो कहाँ जाएगी? डेफ़िनेटली वो वहीं पे रह जाएगी। तो इसके अलावा पॉल्यूशन की बहुत सारी और किस्में जो हैं, वो जो है वो इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह बन रही हैं। और डिफ़ॉरेस्टेशन यानी कि जो जंगलात हैं, या वो हमेशा लंग्स ऑफ नेचर कहलाते हैं। वो फ़िज़ा को साफ़ करते हैं, वो उसमें से गैसेज़, वो पोल्यूटेंट्स जो है वो गैसेज़ जो पोल्यूटेंट या ग्रीन हाउस गैसेज़ उसको एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं। लेकिन हमने बेदरेक जंगलात जो है वो काटने शुरू किए हैं। और इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर जो है वो जंगलात का जो रकबा है वो तकरीबन 2% के करीब रह गया है। जबकि एक इंटरनेशनल इदारे के मुताबिक जो किसी भी मुल्क में जंगलात का जो रकबा है वो तकरीबन उस मुल्क का 25% के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होना चाहिए। तो ये जो बिलियन ट्री नामी एक इनिशिएटिव है जिसमें कि आप दरख्त लगाएँ, शजरकारी करें, उन दरख्तों की हिफ़ाज़त करें, उन पौधों की हिफ़ाज़त करें ताकि वो जो है वो बड़े दरख्त बनें, ताकि ये जो क्लाइमेट चेंज है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसको हम अपने हद तक जो है वो रोक सकें, इसमें कमी जो है वो ला सकें। तो हमारा हिस्सा जो है वो यकीनन ज़रूर है कि हम और कुछ नहीं तो पौधे जो हैं उनको लगाएँ, उनकी हिफ़ाज़त करें। लगा देना काफ़ी नहीं, उनकी हिफ़ाज़त करना, उनको परवान चढ़ाना ताकि वो वहाँ पे कायम रहें और वो अपने जो है हिस्से का काम करते रहें। इसी तरह यहाँ पर जो है वो कुछ ऑब्ज़र्वेशन इस ग्राफ में शो की गई हैं। इसमें ग्लोबल टेम्परेचर चेंज जो है वो शो किया है 1900 के अंदर देखिए। और ये जो लेजेंड्स हैं ये बता रहे हैं, जो सिंगल लाइन है ब्लैक वो ऑब्जर्वेशन बता रही है, ये जो ग्रे लाइन है वो नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर्स जो है वो कंबाइन बता रही, और जो ग्रीन जो लाइन है वो नेचुरल फैक्टर्स जो है उसको डिस्क्राइब करी। और ज़रा इसको गौर से देखें 1900 से, यानी ये पिछली जो है वो 1 सदी का किस्सा है ये 2000 तक। और इसके अंदर वक़्त के साथ-साथ जो है जो ऑब्ज़र्वेशन की गई उसमें नेचुरल फैक्टर्स जो हैं वो जो है 1920 और 40 तक जो है वो रहे, लेकिन उसके बाद डिक्लाइन हो गए। वो अपने उस पेस के ऊपर कायम नहीं रह सके। मगर नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर, यानी कि ह्यूमन फैक्टर ने जो नेचर को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, वो वक़्त के साथ-साथ जो है वो बहुत रैपिडली और 1940 के बाद, यानी कि पिछले जो है वो तकरीबन जो 50 साल से 70 साल पहले जो है, उसका ये अमल दखल इंसान का बेइंतहा बढ़ गया। और उसने जो है वो ये जो ग्रीन हाउस गैसेज़ हैं, ये जो जो ग्लोबल वार्मिंग है, उसमें अपना उसकी जो है ज़मीन के दर्जा हरारत में, टेम्परेचर में इंक्रीज़ के लिए अपना भरपूर किरदार जो है वो
अदा किया है। पहले उसने उसको खराब कर लिया है और अब बैठा सोच रहा है कि अब इसको ठीक कैसे करना है। आने वाली नस्लों के लिए ठीक करना ज़रूरी है, वरना उनके लिए ये रहने की जगह नहीं रह जाएगी।